हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं विजयानंद त्यागी आज आपको सीपीसी के कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ। तो जैसे हम केस फाइल करते हैं शुरू में कोर्ट में, तो हमें एक उसको सूट बोलते हैं, सूट फाइल करना। तो सूट फाइल करने के लिए हमारे जो प्रावधान दिए गए हैं, जैसे जैसे हमने करना है, वो एक तो ऑर्डर 6 में दिए हैं, ऑर्डर 7 में दिए हैं, ऑर्डर 8 में दिए हैं, ऑर्डर 6 में दिए हैं। आपके जो प्लांट फाइल किया जाता है और उसका जो जवाब दावा आता है, रिटन स्टेटमेंट उसको बोलते हैं, जो तो उस दोनों के बारे में प्रावधान है। कॉमन प्रावधान है ऑर्डर 6 में। 7 में स्पेशल प्रावधान है, किसके बारे में? प्लांट के बारे में। और ऑर्डर 8 में स्पेशल प्रावधान है, प्रोविजंस हैं आपके रिटन स्टेटमेंट के, यानी कि जवाब दावे के। तो ऑर्डर 6 और 7 में तो आपकी जो केस फाइल करने की प्रक्रिया है उसके बारे में बातें हैं। अब उनकी आपकी औपचारिकताएं क्या क्या फुलफिल करनी है, वो सारी बातें वहाँ पे लिखी हैं। अगर आपने वो औपचारिकताएं पूरी नहीं करी तो आपके साथ क्या व्यवहार होगा, आपके उसके क्या परिणाम होंगे, उसके क्या इफेक्ट होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं आपके ऑर्डर 6, 7 और 8 में। उसके बावजूद आपका ऑर्डर आ जाता है 9, जब केस आपका चालू हो जाता है। तो केस चालू होने के बावजूद आपकी अपीयरेंस की कहानी शुरू होती है, कोर्ट में पहुंचने की कहानी शुरू होती है कि कोर्ट में आप को जब समन के बाद बुलाया जाता है और आप कोर्ट में नहीं पहुंचते, तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके खिलाफ। चाहे आपका जो केस फाइल करने वाली पार्टी है वो ना पहुंचे, यानी कि प्लेंटिफ ना पहुंचे, या जिसको डिफेंडेंट पार्टी है जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया वो अगर नहीं पहुंचती है तो उसके खिलाफ क्या ऑर्डर पास होंगे, वो सारी बातें यहाँ पे दी हुई हैं ऑर्डर 9 पे। तो अब हम थोड़ा सा इस पर विश्लेषण करते हैं। तो जैसे चलिए कि हमने केस फाइल किया, तो सूट फाइल किया, जैसे ऑर्डर 6-7 के माध्यम से हमने बताया, तो हमने सूट फाइल किया। सूट फाइल करने के बावजूद हमने हमारे सामने क्या 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो मेरा केस सारी चीज़ें मेरी फुलफिल मिली, कोर्ट में केस चालू हो गया। अगर फुलफिल नहीं मिली तो क्या कहानी होगी। एक तो ऑर्डर 7 है, 7 है, जो उसके आधार पे आपको कोर्ट में कोर्ट फीस फाइल करनी पड़ती है, वो आपकी पूरी नहीं है। आपका कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं है। तो इन ग्राउंड्स में कुछ और ग्राउंड उसमें जो दिए हैं, सभी ग्राउंड्स का मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, वीडियो लंबी बनेगी। मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको मोटा मोटी कैसे कैसे कहानी चलती है, कैसे कैसे कहानी पहुंचती है लास्ट तक, कैसे कैसे निर्णय हो जाता है, कैसे डिग्री होती है, कैसे आपका ऑर्डर पास होता है, ये बताना है। तो अब दोस्तों मैं बता रहा था कि हमने सूट फाइल किया। अगर सब कुछ सही सही हुआ तो मेरा केस चालू हो गया। सब कुछ सही नहीं हुआ, यानी कि आपको जिस कोर्ट में आना था उसमें जाना था, उसमें आप नहीं गए, दूसरी कोर्ट में आ गए, तो कोर्ट कहेगी भैया आपको उसी जुडिक्शन में जाना चाहिए जहाँ आपका लोकेशन पड़ता है, आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन पड़ती है, वहाँ आपको सूट फाइल करना चाहिए था। तो वो उसको वहाँ पे भेज देगी कोर्ट, तो उसको रिटर्न करते हैं। लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं, उससे बहस करना चाहते हो, आप उससे आर्गू करना चाहते हो, अब उस बात पे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपके पास क्या रेमेडी है, तो आप उसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं। ऑर्डर 43 में प्रावधान दिया गया है इस बात का। दूसरी बात, जहां आपकी रिजेक्शन की बात आती है, रिजेक्शन में आपने ये औपचारिकताएं पूरी नहीं करी कि भाई आपका कोज ऑफ एक्शन सही नहीं है, आपकी कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं है, उसकी कैलकुलेशन सही नहीं है, राइट लाइक दैट, ये सारी चीज़ें अगर आपकी पूरी नहीं है तो आपको रिजेक्शन का ऑर्डर मिलेगा। रिजेक्ट हो जाएगा तो आपके पास उसके खिलाफ क्या अपील रेमेडी है। तो ये जो ऑर्डर पास होता है, पहली तो बात इसको हम डीम्ड डिग्री मानते हैं। अब डिग्री के बारे में मैं आगे बताऊंगा थोड़ा सा, अभी आप इसको मान के चलिए कि ये डिग्री पास डीम्ड डिग्री होती है। तो जब भी डिग्री, कोई भी डिग्री होती है, वो सारी डिग्री अपीलेबल होती है। इसके बावजूद आपका ये दूसरा डीम्ड डिग्री है, तो आपके पास इसका अपील का राइट है, क्योंकि ये डिग्री है, डिग्री अपीलेबल है ही। दूसरी बात, आपका रिजेक्शन का क्या आपके पास उपचार है, आप फ्रेश फाइलिंग कर सकते हो उसी केस को, ये आपके पास उपचार है। चलिए, ये तो आपका सूट फाइलिंग के टाइम पे 2 चीज़ें हो सकती है, रिटर्न या रिजेक्शन, ये आप याद रखिए। तीसरी बात है कि आपका केस चालू हो गया। केस चालू होने के बावजूद अब आपको ऑर्डर 9 में आपके अपीयरेंस के बारे में बात हुई।
अब खुद वो पार्टी नहीं है जिसने केस फाइल किया, केस तो कोर्ट क्या करेगी, जब उसको जिसने केस फाइल किया वही कोर्ट में नहीं आ रहा है तो उसको डिसमिस कर देगी। अब इस तरीके का जो ऑर्डर होता है उसको हमारे सीपीसी में बोलते हैं डिसमिस इन डिफॉल्ट। डिसमिस इन डिफॉल्ट के ऑर्डर को आप अपील में नहीं जा सकते। अब आपके खिलाफ, क्योंकि मैंने इसमें सीपीसी में कहीं इसका प्रावधान देखा नहीं है, आपने कोई देखा तो बता दीजिएगा। उसके बावजूद इसके पास फिर क्या रेमेडी है, वो नहीं पहुंचा किसी कारण से, कोई रीजनेबल कारण था तो वो रीजनेबल कारण लेकर के एक एप्लीकेशन फाइल करेगा कि उसी कोर्ट में जिसने ऑर्डर पास किया कि इसको ऑर्डर को सेट असाइड कर दीजिए। कोर्ट को लगता है कि हाँ इसका रीजनेबल कॉज था तो वो उसके ऑर्डर पास कर सकती है और उसके सेट असाइड कर सकती है, केस दोबारा से चालू कर सकती है। अब जब ये बात हो जाती है तो दूसरी पार्टी सोचती है कि इसका तो गलत तरीके से इसको सेट असाइड कर दिया गया है, सेट असाइड नहीं होना चाहिए था, तो जो डिफेंडेंट है उसके पास क्या राइट है, वो इसके खिलाफ आपका रिवीजन और रिट फाइल कर सकता है। दूसरी बात आपकी अब आती है कि जो पार्टी डिफेंडेंट है, दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ मुकदमा फाइल किया गया है, तो वो अगर ना आए तो क्या होगा, उसके पास तो कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देगी एक्स पार्टी ऑर्डर। अब जो एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ वो किसके खिलाफ हुआ, डिफेंडेंट के खिलाफ, जिसके खिलाफ मुकदमा पास हुआ था उसी को एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ उसके खिलाफ में। अब तकलीफ उसी को होगी तो उसके पास क्या रेमेडी है, सबसे पहले रेमेडी तो ये है वो भैया कोर्ट में उसी में जाए और अपने कारण बताए कि भी मैं फला कारण से कोर्ट में नहीं पहुंच पाया। कोर्ट सेटिस्फाइड हो गई तो ठीक, उसका केस दोबारा से चालू हो जाएगा, नहीं तो उस ऑर्डर के खिलाफ उसकी बात अगर नहीं मानी गई और सेटिस्फाइड नहीं किया गया तो उसको रेमेडी है कि वो अपील करे उस आदेश के खिलाफ। दूसरी पार्टी यहाँ पे कौन रहेगी, दूसरी पार्टी इस मामले में जो वो सेटिस्फाइड की एप्लीकेशन पे सुनवाई हो रही है, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ को लगेगा कि इसको एक्स पार्टी ऑर्डर से ही पास हो रहा था और ये इसका गलत इसका सेटिस्फाइड कर दिया गया, तो वो भी आप रिवीजन और रिट फाइल कर सकती है। तो अब बात ये आती है कि एक तो ये एप्लीकेशन एक्स पार्टी के खिलाफ हो गया आपका सेट असाइड का प्रावधान, सेट असाइड के माध्यम से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, सेट असाइड कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। दूसरा वो डायरेक्ट भी अपर कोर्ट में अपील कर सकता है, 96(2) में, सेक्शन 96(2) में अपील भी फाइल कर सकता है सीधा कि मेरे खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर गलत तरीके से कोर्ट ने पास कर दिया। तो ये हमने डिसमिस इन डिफॉल्ट और एक्स पार्टी के बारे में बात करी। अब हम बात कर रहे थे बार बार डिक्री की। तो डिक्री क्या होती है और ऑर्डर और जजमेंट, तीन चीजें हैं ये। तो आप जिस चीज को लेकर के जो चीज मांगने के लिए कोर्ट में गए थे वो आपके राइट होंगे, तो वो जो राइट आप कोर्ट में सारी सुनवाई करने के बावजूद जिस नतीजे पर पहुंचती है, फाइनल नतीजे पर पहुंचती है, तो उसको फिर एक शॉर्ट में पार्टिकुलर फॉर्मेट में लिखा जाता है। वो जो फॉर्मेट है वो सीपीसी में भी दिया गया है कि किस फॉर्मेट में आपको डिक्री लिखनी है, वही फॉर्मल एक्सप्रेशन है। आपके हक में आपका हक तय हो गया है, फाइनल निष्कर्ष पे कोर्ट पहुंच गई है, तो वो एक पार्टिकुलर सीपीसी में वो दिया गया है आपका फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में आपको डिग्री लिखनी है। वो ही फॉर्मल एक्सप्रेशन है सबसे पहले जो इसकी डिग्री की डेफिनेशन में लिखी गई है, और ये अंतिम निर्णय है ही, वो कोई बात नहीं। दूसरी बात, ये डिग्री जो वर्ड यूज होता है ये कोर्ट के द्वारा जो पास ऑर्डर होते हैं उन्हीं के लिए ये डिग्री वर्ड यूज हुआ है। देखिए आपकी जो कोई ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें अगर कोई ऑर्डर पास होता है वहाँ पे डिग्री पास नहीं होती है, वो यानी कि मैटर आपका कोर्ट का मैटर होना चाहिए और शूट होना चाहिए, शूट फाइल होना है, उसी में डिग्री पास होती है। उसके बावजूद ये दो तरीके की हो सकती है, प्रिलिमिनरी और फाइनल। कहने का मतलब है कि कुछ राइट्स आपके पहले डिसाइड हो गए, कुछ बाद में फाइनल हुए, तो जो इशू पहले फाइनल हो गए तो उसमें प्रिलिमिनरी आपकी डिग्री पास हो जाएगी, और जब आपके फाइनल होंगे तो फाइनल डिग्री पास हो जाएगी। जब सब कुछ सारा कोई कुछ भी करने को बाकी नहीं हुआ तो आपकी फाइनल डिग्री पास हो जाती है। जब ये तो बातें मेन बताई, अब यहाँ पे डिग्री में उसने स्पेसिफाई किया दो तीन चीज़ें। उसने बताया कि जरूरत थी लॉ में ये बताने की भी, एक जो रिजेक्शन का ऑर्डर होता है, जो स्टार्टिंग में ही आपका केस फाइल होता है, सूट फाइल किया जाता है, जब आपकी कुछ चीज़ें रह जाती हैं, आपने
कोर्ट फी पूरी नहीं जमा कराई, तो इस परिस्थिति में आपका जो ऑर्डर पास हुआ उसको डिम्ड डिक्री माना गया। अब डिम्ड डिक्री माना गया। यहाँ इस तरीके की बातें क्यों हो रही है कि डिम्ड डिक्री माना जाए? क्योंकि इसमें हमारे एनेक्टमेंट करने वाले चाहते हैं कि इसके खिलाफ जो भी ग्रीवेंस में है पार्टी, तो वो आपका अपील में जा सके, क्योंकि जितनी भी डिक्री हैं वो सारी अपीलेबल बनाई गई है। ऑर्डर्स जनरली अपीलेबल नहीं है, डिक्री सारी अपीलेबल है जनरली। ऑर्डर्स कुछ ही ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली बताए गए हैं कि ये अपीलेबल है, जो कि ऑर्डर आपका सीपीसी का जो ऑर्डर्स दिए गए हैं सेक्शन और ऑर्डर्स, तो उसमें एक ऑर्डर 43 है, वहाँ पे दिए गए हैं ऑर्डर 43 में कि कौन कौन से जो ऑर्डर्स कोर्ट रूटीन में पास करते हैं उनमें से कौन से ऑर्डर ऐसे हैं जिनके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। और एक उन्होंने बताया कि जो डिग्री के अंदर बताया कि सेक्शन 144 का जो कोर्ट ऑर्डर पास करती है तो वो भी एक डिम्ड डिग्री है। सेक्शन 144 में किसी पार्टी के खिलाफ जो फैसला आ जाता है वो फिर अपील में चलाया जाता है। अपील में जाने के बावजूद जो आपका लोअर कोर्ट का फैसला है वो पलट दिया जाता है, तो उसमें जो चीज़ें आपसे छीन ली गई थी या आपके पास वो नहीं आई थी तो किसी दूसरे के पास चली गई, तो उसको फिर जो लोअर कोर्ट है वापस दिलवाती है। तो वो जो ऑर्डर पास होते हैं वो सेक्शन 144 के माध्यम से पास होते हैं, तो उसको भी डिम्ड डिग्री माना गया। अब इस तरीके का ऑर्डर अगर पास होगा तो दूसरी पार्टी ग्रीवेंस में आएगी, तो उसको भी यहाँ पे राइट दिया गया, इसीलिए इसको डिम्ड डिग्री माना गया। दूसरी बात, इसमें से क्या स्पेसिफिकली मना किया कि उसको ऑर्डर नहीं माना जाएगा और डिग्री नहीं माना जाएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट को। डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट का मतलब जो पार्टी केस फाइल करना जिसने केस फाइल किया था स्टार्टिंग में और वो कोर्ट में अपीयर नहीं हुई, तो ऑर्डर 9 के तहत उसको कोर्ट ने डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट का ऑर्डर पास कर दिया था। डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट का ऑर्डर जो उसके खिलाफ पास हुआ था उसको यहाँ पे स्पेसिफिकली मना कर दिया गया कि ये डिग्री नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ पे स्पेसिफिकली मना कर रहा है, तो इंटेंशन क्या है एनेक्टमेंट करने वालों की कि वो इसको अपीलेबल नहीं बनाना चाहते, तो फिर ये अपीलेबल नहीं बनाया है यहाँ पे। तो इसी प्रकार आपके कुछ ऑर्डर्स तो जनरली वहाँ पे ऑर्डर में भी लिखा है, यहाँ पे भी है कि ऑर्डर्स जो है अपीलेबल नहीं होते हैं। तो अब हमारी बात यहाँ पे डिग्री की तकरीबन सारी पूरी हो गई है, मोटा मोटी। तो हमने अब बात करनी है ऑर्डर्स की। तो ऑर्डर्स में हमने एक तो सबसे पहले बात ये बतानी है कि ऑर्डर्स जो जनरली है अपीलेबल नहीं है। दूसरा, एक जैसे डिग्री में बताया गया कि फॉर्मल एक्सप्रेशन, यहाँ पे कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन की बात नहीं करी गई, यहाँ पे कोई कोर्ट की बात नहीं करी गई, यहाँ पे कोई प्रिलिमिनरी की बात नहीं करी गई, फाइनल और प्रिलिमिनरी की बात नहीं करी गई। तो एक साधारण तरीके से आप ये मान के चलिए कि रूटीन में जो कोर्ट में छोटे छोटे मैटर्स, छोटी छोटी बातें आती रहती हैं और उनमें एप्लीकेशन लगती रहती हैं, कुछ कोर्ट अपनी तरफ से भी ऑर्डर पास करती रहती हैं, तो वो सारे ऑर्डर्स हैं। तो उनके खिलाफ आपको अगर मान लीजिए अपील का राइट दे दिया जाए, तो आपको वहाँ पे ये समझ लीजिए अपर कोर्ट के अंदर इतना हैवी लिटिगेशन बढ़ जाएगा। तो कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जिसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं जो ऑर्डर्स में दिए गए हैं, ऑर्डर 43 में। तो ये भी बात है कि इसमें विशेष है। तो अब आपको यहाँ पे जो सिमिलरिटी दिखाई दे रही थी, ऑर्डर्स भी, ये भी ऑर्डर है, डिग्री भी एक तरीके का ऑर्डर है, लेकिन बहुत मोटा फर्क यहाँ पे अपील का है। डिग्री अपीलेबल होती है, ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते हैं। और यहाँ पे आपके राइट्स का डिटर्मिनेशन होता है। ऑर्डर्स भी होते हैं कुछ, जहाँ पे कुछ आपके राइट्स भी डिटरमाइन होते हैं, लेकिन वो अपीलेबल हैं या नहीं है वो भी एक बात देखने वाली होती है। तो ऑर्डर्स जनरली अपीलेबल नहीं है, डिग्री अपीलेबल है। अब
बात आती है कि जजमेंट क्या है। डिग्री और ऑर्डर जिस ग्राउंड पे पास किए गए हैं, वो जो ग्राउंड दिए जाएंगे वही जजमेंट है। यानी कि क्या क्या आपकी गवाही हुई, क्या क्या फैक्ट थे, क्या क्या सबूत आए, क्या क्या प्रक्रिया हुई, उसमें किसने क्या कहा, प्लेंटिफ के वकील ने क्या कहा, डिफेंडेंट के वकील ने क्या कहा, कंक्लूजन पे आप कैसे पहुँचे, वो सारी बातें आपकी जजमेंट में लिखी जाएंगी। बाकी अब वो जो जजमेंट है उसको एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो डिग्री है, डिग्री है तो वो अपीलेबल है। अगर जजमेंट को ऑर्डर के रूप में लिखा गया है तो वो ऑर्डर है और उसको हम जनरली अपीलेबल नहीं है, उसके खिलाफ हम अपील में नहीं जा सकते। तो ये बात जो एक खासकर लॉ स्टूडेंट शुरू में आते हैं एलएलबी के, उनके लिए डिग्री की जो टेक्निकलिटी है, जो पेयर एक्ट में डेफिनेशन दी गई है, वैसे तो बहुत सारे वीडियोस मिले हैं आपको, वो सारे उसमें पढ़ा के बता देंगे कि ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ये एडजुडिकेशन है, ये कोर्ट है, वो जो लिखा उसको एज इट इज बता देंगे। अब उससे तो बच्चे का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ नहीं। उसके पीछे पर्पज़ क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। किस पर्पज़ के लिए डिग्री बनी, किस पर्पज़ के लिए ऑर्डर बना, आप कोर्ट में जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपने एप्लीकेशन फाइल करी, सही फाइल नहीं करी तो क्या हो जाएगा, आपने जवाब दावा फाइल करा, सही नहीं फाइल किया तो क्या हो जाएगा। तो ये सारी बातें वीडियोस के अंदर लोग नहीं बताते, सिर्फ और सिर्फ आपको लिटरल पॉइंटों पे सीधे सीधे जो एक्ट में बातें हैं उन्हीं पे आपसे बात की जाती है। आपके कॉन्सेप्ट फिर भी एज इट इज खड़े रह जाते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले जो वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हैं, उसमें मैंने चाहा है कि बच्चा एक बार बेयर एक्ट के पूरे को एक बार ये देख ले कि कौन कौन से सेक्शन है, कितने चैप्टर हैं, कहाँ तक क्राइटेरिया है, किस पर्पज़ के लिए ये एक्ट बना। तो वो सारे के सारे मैंने वीडियो बनाए हैं और उसमें ट्रिक बताई है सेक्शंस को, ऑर्डर्स को याद करने की। अब मैं धीरे धीरे आप लोगों को डिटेल में सारी बातें बताऊंगा। इसके बावजूद हम एक वीडियो बनाएंगे कि सीपीसी के सारे स्टेप्स एक ही वीडियो में मैं कंक्लूड करूंगा कि पहला ऑर्डर किस लिए बना, दूसरा ऑर्डर किस लिए बना। तो ये सारे के सारे ऑर्डर्स डिटेल में मैं यानी कि हर रूल को तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा मैं सारे आपके ऑर्डर्स की कहानी, कौन से ऑर्डर से की आपको रूटीन में आवश्यकता पड़ेगी, किसकी रूटीन में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कितना कौन सा ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, उसकी आपकी कोर्ट में इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सीपीसी के साथ साथ आपके सीआरपीसी को भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा और आपका आईपीसी के भी सेक्शंस को डिटेल में मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से वीडियो लेके आऊँ। तो दोस्तों कोशिश रही है मेरी, हो सकता है इसमें मेरा थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें डिटेल में मैं बहुत ज़्यादा नहीं गया हूँ 1 to 1। अगर आपको लगता है कि किसी बिंदु को और एक्सप्लेनेशन चाहिए थी या देनी चाहिए थी तो आप यहाँ पे इसमें अपने सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि ठीक लगे वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।